देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, एक ऐसी खबर जिसको काफी अरसे से तलाश किया जा रहा था, बिल आखिर वो आ गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बिल आखिरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, जबकि हल्का बंदियों का जो सारा मामला है वो 27 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। यानी कि अब इलेक्शंस के मामलात और इलेक्शन की राह में जो रुकावटें हायल थी वो तकरीबन दूर होने लगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये इलेक्शंस माजी के तमाम तर इंतखाबी अमल की तरह वैसे ही होंगे जिसके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे, या फिर एक साफ शफाफ इंतखाबी अमल हो सकेगा। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी, खान साहब की जेल में इस वक्त कैद, ये सारे मामला से इलेक्शन से बड़े ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं। एक और मसला पाकिस्तान की मैशत का भी है। इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा निगरान वजीर आजम अनवारुल काकड़ साहब अमेरिका में मुकीम है और इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, और साथ में IMF के हवाले से इतलात निकल के सामने आ रही है कि वो कुछ ज्यादा मुस्बत नहीं है। अब ऐसे हालात में जब इंतखाबी अमल होगा तो आखिर ये इंतखाबी अमल किस जमात को सूट करेगा, इसी वजह से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तज्जियाकार जनाब शोएब राजा साहब, उनके हमरा मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब, और हमारे साथ माहिर मईशत जनाब अतीक रहमान साहब, और टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अकरम साहब। शोएब साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज करते हैं। ये जो अब इंतखाबी अमल के हवाले से आप कह रहे हैं कि मामला तकरीबन तय हैं और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबी अमल होता दिखाई देगा, आप और उम्मीद है आपको यकीन है कि इंतखाबी अमल हो जाएगा? अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। ये खबर मेरे पास भी मतलब मैंने पढ़ी है, और वो कहते हैं ना, क्यों खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है। और जहां तक साफ और शफाफ की बात है तो उस पे थोड़ा सा डाउट है भाई। बात यह है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके लीडर को नाजायज अंदर किया गया है। जो कुछ हो रहा है इसमें साफ और शफाफ वाली बात तो मुझे बहुत ज्यादा डाउटफुल लग रही है। ठीक है। जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए ना, एक के लिए तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये है, और मतलब ये कि जो भी उनका केस है, बंदयाल साहब ने उस दिन जो क्या कहना चाहिए, जो उन्होंने जो लाइव जो अपना फुल कोर्ट बनाया था, मेरे ख्याल में वो इस मामले को भी अगर लाइव कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। लोगों को भी पता चल जाएगा क्या हकायक है क्या नहीं है। लेकिन शोभी, ये जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा किया, ये बिलावल साहब काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सीनियर क्यादत से अल्फाज काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है। इस वक्त क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। आपको नजर नहीं आ रहा? सर, हमें तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, हम मजबूर हैं, हम कह नहीं पाते। देखें, बात ये है कि भाई मेरे लाहौर शहर में मतलब ये कि PTI का झंडा कोई नहीं बेच सकता। कोई लगा कर निकले तो पुलिस पकड़ लेती है। क्यों? इंडिया का झंडा है वो। किसका झंडा है? बात ये नहीं है ना। मतलब जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो फिर सबके लिए यकसा मौके होने चाहिए ना। किसी के लिए भी कम, किसी के लिए भी ज्यादा ज्यादा वाली बात तो है नहीं। ठीक है। तो इन हालात में अगर कोई ये कहे कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं तो वो गलत है, झूठ है। और अगर इन हालात में अगर इलेक्शन हो जाए तो बकौल फैसल गाडा साहब के जो हुकूमत बनेगी उसकी मुद्दत 12-13 माह 18 माह से ज्यादा ना होगी। नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन होंगे ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्टली, ये इलेक्शन कमीशन की जो आप बात कर रहे हैं ये तो फजूल है। मतलब इलेक्शन कमीशन जो है अनफॉर्चुनेटली कहने को इंडिपेंडेंट है, कितना इंडिपेंडेंट है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जहांगीर साहब, मैं आप चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जरूर कमेंट करें। ये जो 90 दिन का एक मामला था, चलो अब 90 दिन की बात तो खत्म हो गई ना, 90 दिन की आईनी मुद्दत थी नहीं थी, आइन पामाल हुआ, उस बहस से आगे बढ़ते हैं। आज इस माहौल में अगर इलेक्शंस होते हैं, और जब ऐसे माहौल में जब इलेक्शन होंगे जहां पे दो बड़ी जमातें, नून लीग एक तरफ ये गिला कर रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क में नहीं होंगे तो उनके लिए वो इलेक्शंस लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक नहीं है। तहरीक इंसाफ ये गिला करती है कि उनके चेयरमैन जब जेल में गए हैं तो फिर उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है जो तकर्रुरियां तबादले हो रहे हैं वो मैं सिंध के हद तक हो रहे हैं, सिंध में सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, तो सिंध के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कोई सियासी जमात इस वक्त मौजूदा हालात और वाकयात से ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आती। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। जो अभी जो बात की थी हमारे दोस्त ने, उसमें ये है कि देखें, ठीक है कि एतबार वाली सूरत हाल तो रही नहीं है, कि शख्सियत का भी उस पर भी क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। लेकिन ये है कि ये जो जनवरी की इन्होंने डेट दी है,
इसमें कितनी हकीकत हो सकती है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि इलेक्शन तो इम्कानी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इम्कान होने की बहुत सारी वजूहात हैं, वो मैं बयान कर देता हूँ। एक तो ये है कि इलेक्शन के बारे में सबसे पहली जो इत्तला जो पहुंची वो नवाज शरीफ साहब को पहुंची, और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट के कराची पाकिस्तान आने का फैसला किया। इससे भी ये लगता है कि एक टिप है एक जहन बनाने और उनको एक मौका। और जबकि ये भी किया कहा जा रहा है कि ये जो फेवर है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है, वो नवाज शरीफ के लिए जो है प्लेइंग फील्ड है। तो इसकी भी ये बात भी हो गई है। दूसरी बात ये है कि एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, वो बहुत मुतासिर करती है हमारी सियासत को, इलेक्शन को, सब कुछ। जो यूरोप के जो है सिफारतकार भी आए, अमेरिका के भी आ जाएं और एक सबसे मुलाकातें भी करें, तो उनका सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये है कि आप इलेक्शन करवाओ। ये सिलसिला चल रहा था कि इलेक्शन कराओ, तो उसका कहीं इम्कान नजर आता है कि ये अपने यहाँ की तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जिस मुश्किल में और जिस अजाब में फंसी हुई है हमारी कौम, उसमें इलेक्शन की अपनी अहमियत है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी यही चाहती है कि इलेक्शन हो जाएं। अभी वो ब्रीच भी हुआ कि 90 डेज में होना चाहिए थे, अब 90 डेज को फिर 90 डेज में गुना जाए। और वो और वैसे भी खबर आ रही थी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में वो इलेक्शन हो सकते हैं। तो 2-4 दिन इधर तो 2-4 दिन उधर जो है लेकिन जहांगीर साहब, एक सवाल यह है कि सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी थी 6 नवंबर की, वो तारीख तो फिर गुजर गई ना। मतलब सदर पाकिस्तान का तारीख देना वो बेसूद साबित हुआ। भाई देखिए, उसके ऊपर एक सवाल उठ रहा था कि उन्होंने एक खत लिखा था, एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका कोई हवाला नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन की बात करते हैं। और उसका खत का था एक रस्मी सी खत और गैर रस्मी खत करना। अगर उसकी कानूनी कहीं हैसियत होती तो उसका तरीक़ेकार अलग होता। उसके लिए जो है पहले से उनसे एडवाइस ली जाती, उसके जवाब में जो है वो कोई फैसला देते, और जो है इदारों को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। तो ये तो एक रस्मी सी बात एक, है, एक इसका रस्मी सी कार्रवाई थी जो मेरे ख्याल से सदर पाकिस्तान ने कर दी, और इलेक्शन कमीशन ने भी उसको ज्यादा संजीदा नहीं लिया। जहांगीर साहब, ये पॉइंट, लेकिन मुझे अकरम साहब से जरा इसके ऊपर बात करनी है। अकरम साहब, ये जो अब इलेक्शन कमीशन ने फाइनली तैयार कर लिया या आवाम को बता दिया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, आर यू श्योर कि इलेक्शंस हो जाएंगे? और जो अभी हालात और वाकयात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्शंस का माहौल बनता है तो वहां पे जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो कहीं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, और अगर ऐसे हालात में इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे? देखिए, आज जो इलेक्शन कमीशन ने बज़ाहिर एक टाइम फ्रेम तो अब दिया है, एक उन्होंने जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंडिया दिया है कि इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, तो ये एक लिहाज से तो बड़ी वेलकमिंग एक डेवलपमेंट है। ताहम ये देखना भी बाकी है कि पाकिस्तान के अंदर क्या इंतखाबी और सियासी माहौल बन पाएगा, इसके अभी तक आसार नजर नहीं आ रहे। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासी जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के इदारों से, जो कि इस तरह के मामला को देखने के जिम्मेदार है। खास तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट रहा है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। उसमें मासवाए एक सियासी जमात के जिसकी क़यादत अब दोबारा से लगता है कि पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है, उसकी मर्जी के मामला जो थे तय किए जाते थे। जैसा कि जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, मिड फरवरी में होंगे, तो ये वो नुक्ता था जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता था। और इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो बिलावल भुट्टो ने कई दफा इसके ऊपर एतराज़ात किए हैं कि इलेक्शन की तारीख का तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, और अगर पता है तो सिर्फ वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो लंदन बैठी हुई है उसको पता है। सर, मुस्लिम लीग की क़यादत को यह पता है कि वतन वापसी कब आ रही? क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात है कि शहबाज शरीफ साहब आए थे, फिर वापस लंदन रवाना हो गए। गालिबन सीनियर लीडरशिप जो नून लीग की है वो आना और जाना कर रही है खाली। जी, अब उसके साथ ये है कि मरियम नवाज भी रवाना हो गई है, और पिछले हफ्ते हमजा शहबाज रवाना हो चुके हैं। तो ये बहुत से जो है शुकूक शुबात आप पाकिस्तान के सियासी अमल में
एक बड़ी सियासी जमात की क़यादत की गैर मौजूदगी जो है पाकिस्तान से, वो नए नए शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। और बाजार लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल फॉर PMLN इन पाकिस्तान, वगरना उन्होंने 21 अक्टूबर की जो तारीख दी थी, अब उससे भी बाजार लग रहा है कि वो नहीं वापस आएंगे। और उनकी जो तैयारियों के लिए जिन लोगों को यहाँ भेजा गया था, उल्टा वही वापस चले गए हैं। और मरियम नवाज जो मुस्लिम लीग नून की एक ताकतवर लीडर है, पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है, वो भी इस एक क्रूशल वक्त में पाकिस्तान से रवाना हो गई है। जबकि पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी जो है, पार्टी के जो इंतखाबी मामलात हैं और जो इलेक्शन के अंदर पार्टी की जो कारकर्दगी है, उससे अकरम साहब अभी कोई सियासी गहमागहमी नजर नहीं आ रही, ना कोई जलसे हो रहे हैं, ना कोई तकारीर हो रही है। ऐसे माहौल में लगता है कोई इलेक्शंस होते दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई इंतहाबी माहौल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी माहौल भी नहीं है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जो है, उसके लोगों को आप 9 मई के वाकयात के हवाले से आपने उनको पाबंद किया हुआ है, या उसके चेयरमैन को, जिसका कि मीडिया के ऊपर नाम तक नहीं अखबारों में और मीडिया में लिया जा सकता, जब एक बड़ी सियासी जमात के कायद को आप और उसकी पार्टी को इस तरह से आप डील करेंगे, जबकि उसके मामलात, उनकी जो दरखास्तें हैं जमानत की या दूसरे केसेस तो चल ही नहीं रहे, या तो उन केसेस का फैसला हो जाए तो फिर उनको आप सजा दें। उस पार्टी को अगर आपने बैन करना है तो वो प्रोसेस। सर किस किस का फैसला देंगे? अब तो नैब के केसेस भी खुल गए, अब तो बहुत सारे केसेस जिनके फैसले होने हैं। जी हाँ, ये तो दूसरी तरफ के मामलात हैं ना। इसी वजह से तो बाजार लग रहा है कि नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान वापस आने की जो एक उन्होंने सोचा था कि वो, आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमने नवाज शरीफ की वापसी को रिस्क फ्री कर दिया है। रिस्क फ्री का मतलब जो है वो एक आपके अदालती और कानूनी निजाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि आपने बिहाइंड द सीन इस तरह की चीजों को मैनेज कर लिया है जिसके अंदर अदालतों का रोल बाकी है अभी। तो ये एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना कि अदालती निजाम के ऊपर एक बहुत बड़ा एक धब्बा और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया की मौजूदगी में कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि वो पाकिस्तान से एक मुजरिम के तौर पर एक जेल से बाहर गया हो और वो ये दावा कर रहा हो कि अब उसके लिए जो पाकिस्तान में वापसी का माहौल है वो उसको रिस्क फ्री कर दिया गया है। सर मैं जरा वापसी के माहौल की तरफ आता हूं। अकरम साहब, मुझे जरा ये जानना है कि जो वापसी का माहौल होगा, क्योंकि नून लीग ने ये कह दिया कि जब मियां साहब आए तो ना मियां साहब को उनको लेने जाया जाए और बल्कि ज्यादा बड़ी तादाद में कारकुन भी ना जाए, और एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की तारीख दी जा रही है उसमें पेट्रोल की कीमत कम हो गई 400 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी होगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। हमारे साथ अतीक साहब मौजूद है। अतीक साहब, जरा ये बताइएगा इस वक्त माशी आदादोशुमार क्या बताते हैं? IMF ने क्या मुतालबा किया? पाकिस्तान में महंगाई की क्या शरह होने जा रही है आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो काफी डिटोरिएटेड है। इकोनॉमिक एंजाइटी पे इस वक्त हम लोग चल रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जो है इकोनॉमिकली स्पीकिंग वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों इतने महंगे हो गए कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी जो है उसको किसी एक आम के आदमी की पहुंच से बाहर है कंज्यूमर गुड्स। ये अगर सूरत हाल रहे तो और भी बहुत मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। इसके साथ इसका जो मेन रीजन है वो हमारी एनर्जी टैरिफ का जहाँ बढ़ना, और दूसरा जो हम देख रहे हैं वो ये है कि पेट्रोलियम के प्राइसेस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप ले रहे हैं और वो आगे। अतीक साहब ये बताइए, पेट्रोलियम प्राइसेस जो इंटरनेशनली जो बढ़ रहे हैं, अतीक साहब इंटरनेशनली जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़े उसके पाकिस्तान में क्या असरात होंगे? देखिए, जो इंटरनेशनल ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके पाकिस्तान पे असरात यही आ रहे हैं कि हमारे भी पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ते चले जाए। ठीक है, पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने जरूरी हो गए और वो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन और भी कोई एक ऑल्टरनेट होता होगा। जरूर आप प्राइसेस को बढ़ाएं, मेरा कहना मानना ये है। लेकिन ये है कि इसको इतने हाई लेवल पे ना बढ़ाए, इसको कम से कम जैसे अभी 26 रुपए बढ़ाए तो आधा बढ़ा ले, आधा रहने दे, क्योंकि इसका सर हुकूमत कह रही है हमने अभी भी आधा ही बढ़ाया है, हमने 50 रुपए बढ़ाने थे, हमने 26 बढ़ाए सर। तो बस यही है कि ये जो अगर बढ़ता चला गया तो इसकी हिट जो है ना। अतीक साहब, टेंटेटिव अगर ये जो अभी जो सिनेरियो नजर आ रहा है, स्पेकुलेशन की बात करूं, और कुछ IMF के हवाले से भी इतलात आ रही है कि IMF ने पाकिस्तान को डू मोर का कह दिया,
कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और बढ़ेंगी और काफी हद तक इम्कान है कि 400 रुपए फी लीटर तक प्राइसेस पहुंच जाएं। आर यू श्योर ये मामला यहां तक पहुंचेगा, या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बेहतरी की गुंजाइश है? नहीं, गवर्नमेंट काफी सीरियस इस बात को देख रही है कि वो और प्राइसेस को ना बढ़ाया जाए, और आगे जो प्राइसेस बढ़े उससे जो इफेक्ट आए वो भी उनकी नजर में है। और ये खुद कह रहे हैं इस बात को कि ये काफी स्टैगरिंग है, ये बड़ा बहुत शॉकिंग है ये प्राइसेस के बढ़ने के बाद की सूरत जो पैदा हो रही है। एक आम आदमी जो गुजारा करना चाहे तो वो गुजारा भी नहीं कर सकता। सही। लेकिन लोगों ने तो मोटरसाइकिल भी अपने घर पे खड़ी कर दी और अफोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ी को तो लाना दूर की बात है, लेकिन साथ में उसको क्या करें जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ गए। यही पॉइंट अतीक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो एक आम आवाम है ना वो बहुत ज्यादा परेशान है, और आम आवाम इस हवाले से ज्यादा कंसर्न भी है कि इसके जो मामलात हों कैसे होंगे। शुभ भाई, अब जरा ये बताएं कि मियां साहब अगर ऐसे माहौल में वतन वापसी का इरादा करते हैं, कहा यह जा रहा है कि जो फीडबैक आ रहा था नून लीग की क़यादत से वो ज्यादा मुस्बत नहीं आया। उन्हें कहा गया कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा करें, जलसा करें, कोई एक ऐसा ऑप्टिक्स क्रिएट करें जो पॉलिटिकली मियां साहब की वापसी को एक बड़ा पॉलिटिकली सिग्नेचर में कन्वर्ट कर सके। आपको क्या इत्तलात है, क्या इस वक्त नून लीग की इंटरनल पॉलिटिक्स बता रही है? जी, मैं बदकिस्मती से कुछ हमारे दोस्त हैं इसलिए नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन पीएमएलएन के चंद एक लीडरान जो हैं जिनको कहा गया, पहले इनका प्लान था कि यादगार पाकिस्तान पे एक कोई जलसा वगैरह का एहतमाम किया जाए, तो वो जिनको कहा गया उन्होंने हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा भाई हमारे बस से बाहर की बात है, ठीक है। अब ये जो आने वाले वक्त में जैसे आप बता रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतें और बढ़ेंगी, तो भाई मियां साहब को तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सर गालिबन आप साहब रफीक साहब का तस्करा कर रहे हैं। नहीं छोड़े, जिसका भी कर रहे हैं, ठीक है। अब छोड़ दिया हमने, लेकिन ये मियां साहब को रात की तारीकी में लाने का भी कुछ प्लान बनता दिखाई दे रहा है कि रात में लाया जाए, कुछ लाइटें शाइटें लगाई जाए, को जलसा गाह को बड़ा दिखाया जाए, ये भी एक है ना थॉट। तो नहीं सर, ऐसे थोड़ी हो सकेगा। मतलब ये कुछ भी कर ले, इंटरनेशनल मीडिया भी है आजकल, तो सोशल मीडिया जो है वो एक एक चीज खोलकर सामने रख देता है भाई। कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? अब मतलब ये है कि अगर वहां पे बंदी 5,000 है तो उसको 5 लाख या 1 लाख कैसे बना देंगे? कोई तरीका ही नहीं है, वो तो पता चल जाएगा 2 मिनट में। हम एक मुद्दत से मतलब 89 से लेकर आज तक हमने बेशुमार जलसे और सारा कुछ देखा। बल्कि मैंने तो जब बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई थी, पहला जलसा जो उन्होंने लाहौर में किया था, वो भी मतलब उस वक्त स्टूडेंट था, मैंने वो भी देखा था। तो बात ये है कि अब वो चीज इनको नजर नहीं आ रही। इनका जो आबाई हल्का है वहां पे भी इनको पता है कि उसकी सीट निकालना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सिक्योर नहीं है, पूरी तरह सिक्योर नहीं है। शुभ आप लाहौर में, मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त आप लाहौर की 14 सीटें नेशनल असेंबली की। अगर कुछ इनसाइड स्टोरी की बात करूं, कुछ ये पूछा भी गया नून लीग की मकामी क़यादत से कि मियां साहब अगर वतन वापस आ जाते हैं तो कितनी सीटें लाहौर की जीत सकती है नून लीग? क्या रिस्पांस किया गया, जरा इनसाइड स्टोरी बताएं जो वहां कोट किया गया। देखिए, जो खबर आ रही है वो तो ये कहा है कि जी 4 सीटों पे मुकाबला होगा। मैं कहता हूँ 4 पे भी नहीं होगा भाई। सर पंजाब में लाहौर गढ़ समझा जाता है सर नून लीग का। देखिए, गढ़ था नहीं, गढ़ जो है भाई, गढ़ की पोजीशन आपके सामने है ना, ठीक है जी। किसी जमाने में लाहौर पीपल्स पार्टी का भी गढ़ था, अगर आपको याद हो तो जी। भुट्टो साहब जो थे, भुट्टो साहब की सीट जो होती थी वो सिक्योर होती थी हर तरह से। बिल्कुल। फिर एक आम से बंदे ने उनको हरा दिया, बेनजीर भुट्टो को, उस सीट से। सही। पता है ना आपको? सही। तो भाई यहाँ पे पॉलिटिक्स में कोई चीज भी मतलब वो क्या कहना चाहिए, गढ़ शड़ जो होता है ना, बस वो बातों तक ही होता है। अब तो गुजरांवाला में भी इनको बड़ा टफ टाइम मिलेगा। जो गुजरांवाला जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये मतलब नून लीग का किला है, अब वो किले की भी सारी दीवारें हिल गई हैं। समझ रहे बात को? उसकी भी सारी दीवारें जो है ना वो हिल गई हैं। एक हल्का सा धक्का पड़ेगा और सारी नीचे, मतलब मुश्किल आते हैं ना। मुझे जरा अकरम साहब से इसके ऊपर फीडबैक लेना। अकरम साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपसे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप और शुएब साहब तो बहुत ही मुख्तार गुफ्तगू कर रहे हैं।
अगर आप मुझे इजाजत दें तो मोहतात होने दे, हमें होने दे, आप भले ना हो, मुझे आपको इजाजत है सर। जी, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि मियां साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा होगा, लेकिन ये याद रखें कि तालियां बजाने के लिए नहीं, कुछ और बजाने के लिए इकट्ठा होगा। लोग यहाँ पे जो लोगों की हालत है, आपको अंदाजा नहीं है कि पंजाब और पूरा पाकिस्तान वो जो है, इनके जो 16 महीने की जो कारकर्दगी है और जो साजिशें इन्होंने की हैं उसके ऊपर तड़प उठा है। लोग बिलबिला रहे हैं, लोग इनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लोग उस मौके की तलाश में हैं जब उनको इन सारी उनके साथ होने वाले जितने मजालिम हैं उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देने का मौका मिलेगा, वो चाहे इलेक्शन हो। मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरा फियर है वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का जो बिगल बजाना जो है, ये एक बहुत बड़ी इस मौके पर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आपकी जितनी ताकतें हैं, गैर जमहूरी हो या गैर सियासी हो, वो पाकिस्तान में सियासी अमल को कभी भी इस तरह से शुरू नहीं करना चाहेंगी जब वो सारा कुछ उनके हाथ से निकल जाए। अगर यहाँ पे आपको इलेक्शन कैंपेन का मौका मिलता है, सियासी जमातों के लोगों को जाके डोर टू डोर कन्वेंसिंग करनी होती है, ये जाके वो वोट मांगने तो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे, जरा उस लोगों का रद्द-ए-अमल देख। लेकिन अकरम साहब, ये एक सवाल है इस वक्त, बड़ा अहम सवाल है कि नून लीग कहती है कि वो मियां साहब आएंगे, चलें जलसा होगा जो भी होगा, लेकिन इस वक्त एज ऑफ नाउ जो स्टेटस है मियां साहब का, वो कन्विक्टेड है। ठीक है, अगर वो कन्विक्टेड है तो कैसे जलसा कर सकते हैं? और जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कोई नून लीग ने बाकायदा तौर पे बेल की कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी है। तो एज ऑफ नाउ नून लीग ये कैसे कह रही है कि मियां साहब का बड़ा वेलकम होगा? इनफैक्ट अगर वो वतन वापस आते हैं तो एज पर द डॉक्यूमेंट साइन बाय शहबाज शरीफ, जो एफिडेविट जमा कराया गया था, उनको तो फिर से जेल जाना पड़ेगा। जी, ये तो एक मामला है ना, ये तो है लीगल जो हैसियत है उनकी। आप देखें कि आज भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की जो कानूनी हैसियत है वो ये एक कॉन्विक्ट की है। ये मेरी राय नहीं है, ये अदालतों के फरमान है और सारे वकीलों की, बड़े बड़े वकीलों की राय है कि वो, और पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाकया है कि किसी कैदी को जेल से उठाकर तो मुल्क से बाहर जाके इलाज कराने का जो है ना वो मौका दिया गया। ये आप देखिए कि ये थोड़ा सा पीछे जाए, अब ये जो मौका मिला था मियां साहब को मुल्क से बाहर जाने का, ये बार बार नहीं मिलना। ये बार बार आप बाजवे जैसे लोगों को इस तरह से राम नहीं कर सकते कि उनको आप कितारों में लगकर आप उनको एक्सटेंशन का वोट भी दें और फिर जब मौका मिले तो उनको जो है ना आप रगड़ना शुरू कर दें टीवी स्क्रीनों पर आकर और दोबारा से अपना वोट को इज्जत दो का जो बयानी है उसको रिवाइज। लेकिन अभी तो बयानी मुख्तलिफ है ना मियां साहब, तो अब तो वो एहतसाब की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद, बाजवा साहब, ये दोनों का एहतसाब होगा अगर वो पावर में आएंगे। आपको लगता है कि मियां साहब फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं? 16 माह की इनकी हुकूमत रही है, कोई 1 इंच इस तरफ ये गए हों, कभी किसी ने जिक्र किया हो? मियां साहब की मर्जी की हुकूमत बनी, मियां साहब की मर्जी का वजीर आजम लगा, मियां साहब की मर्जी का वजीर खजाना लगा, जिसके करता जो उसने लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं इस वक्त? नवाज शरीफ साहब ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि उन्हें बाजवा साहब का एहतसाब करना है, जनरल फैज हमीद का एहतसाब करना है? उनको ये स्टेटमेंट देने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? जनाब, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम शायद नहीं जिक्र इनका कर सकते। दबे लफ्जों में सिर्फ ये कह सकते हैं कि आज को भी कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि आज जिस मुल्क का जो पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो बैशिंग है वो कुछ और लोगों को फायदा देती है, जिनके साथ इनके मामला अब शायद अटके हुए हैं या दोबारा से कुछ उनके ऊपर काम करने की वो समझते जरूरत है। इनको गारंटी नहीं मिली, वो रिस्क फ्री वाला जो मामला था वो नहीं हो सका, इसीलिए तो ये जो वापसी है आने की बजाय वापस आना शुरू हो गए। ये जहन में रखिए। ये सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है, मैं अतीक साहब चाहूंगा आप जरा इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिए। अतीक साहब, सर मैं ये कह रहा हूं कि ये जरा बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या ये एक इलेक्शंस कराने के पीछे वजूहत ये हो सकती है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है एज ऑफ नाउ जो अपेरेंटली नजर आ रहा है माशी सूरत हाल उसमें कंट्रोल नहीं हो पा रहे, और कल को इलेक्शन हो जाए तो शायद पाकिस्तान में माशी सूरत हाल की बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है? जी हाँ, इकोनॉमिक्स की हैसियत से मैं एक ही बात समझ पाता हूँ और वो ये है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग गवर्नमेंट में आएंगे, गवर्निंग अथॉरिटीज होंगे, उनके सर पे आए, तो लामोहला फिर सूरत हाल इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ बेहतर होती नजर आ रही है मुझे। अभी फिलहाल तो सूरत यह है कि इस वक्त एक बहुत एंजाइटी सी सूरत हाल है, काफी बुरान है, और उसमें एनर्जी टैरिफ्स को और पेट्रोलियम प्राइसेस को तरफ जरूर नजरसानी करने की जरूरत है, और इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नजर में एक कॉमन आदमी बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन अतीक साहब, जो आईएमएफ ने इस वक्त फ्रेमवर्क दिया है, गालबन ये इत्तला आ रही है कि आईएमएफ ने कहा कि जो बकिया $2 बिलियन हैं, अगर वो हासिल करने हैं तो आपको गैस महंगी करनी पड़ेगी, बिजली महंगी करनी पड़ेगी, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। एज निगरां हुकूमत अगर ये किया जाता है तो इसका पॉलिटिकल इफेक्ट भी होगा, ये आप भी समझते हैं? जी, मैं समझता हूँ इस बात को बहुत अच्छे से, और मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि अगर आईएमएफ कह रहा है डू मोर, तो आईएमएफ को जो आपके रेवेन्यूज को देखना है ना, कि आप रेवेन्यू किस तरह से जनरेट कर रहे हैं, तो आप रेवेन्यू दूसरे तरीके से जनरेट कर सकते हैं। इसमें मेरा कहना मानना यह है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ा के या पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ा के आम आदमी डिस्टर्ब हो रहा है इससे। सर अतीक साहब, फिर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन क्या है? क्योंकि आपको पता है जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो हर कदम का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर ऑप्शंस को गौर करें तो निगरान गवर्नमेंट के ऑप्शंस है, क्योंकि आज अपेरेंटली एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जो कुछ निगरान हुकूमत के दौर में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार या तो पीडीएम है, तो या माजी की जो हुकूमत है। तो आपको नहीं लगता इसका एक बड़ा असर है पाकिस्तान में? देखिए, इसका असर जरूर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जहां तक निगरान हुकूमत का ताल्लुक है तो उनके एफर्ट्स अपनी जगह है। वो सीरियसली सोच है, देख रहे हैं, इस बात को करना भी चाहते हैं कि किसी तरह ये जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं इकोनॉमी पे, ये किसी तरह दूर हो और चीजें अपनी जगह पर ठीक हो। वो उसी हद तक कोशिश कर सकते हैं जिस हद तक उनकी लिमिट है, लेकिन दे हैव देयर वेज एंड मींस अवेलेबल टू देम। अगर वो उस पर काम करें तो मैं समझता हूँ कि वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। और अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है, प्लीज ये बताइएगा, अगर एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जिसमें एक हंग पार्लियामेंट है, जिसमें कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, आपको लगता है ये फिर मजीद आगे कैरी ऑन करेगा अगर इलेक्शन हो भी जाए तो? फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैदा हो जाएंगे। कौम को इलेक्शंस पे जाना है, और जाने के बाद कौम को किसी एक को एक ऐसा पावरफुल इलेक्ट करना जरूरी है कि ताकि वो मुल्क को गवर्न कर सके और इकोनॉमिक बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने मौकफ दिया, आपका जो एज ए इकोनॉमिस्ट आपने जो हमें ओवरव्यू दिया, यकीन तो बड़ा है। शुएब भाई, मैं जरा आपकी तरफ आता हूं, मुझे जरा ये बताइए, अब ये माहौल ये है कि मियां साहब का बयानिया तब्दील हुआ, वोट को इज्जत दो का नारा था, और अब नारा है कि एहतसाब करो। उसमें वो जजेस का नाम ले रहे हैं, उसमें कुछ हाजिर जज भी हैं जो उस फैसले में थे जो मियां साहब के हवाले से दिया गया। एज ऑफ नाउ मियां साहब ये जो कुछ कर रहे हैं, क्या इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, ये इस वजह से हो रहा है? देखिए, ये इस पे तो बाद में बात करते हैं, पहले मैं ये अतीक साहब की बात का थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। देखें भाई, गुजारिश ये है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए ना, इकोनॉमिकली हमारी बेहतरी नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? आपकी बेहतरी उस वक्त होगी जब इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इस मुल्क की मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आप कुछ ना कुछ आपके पास डॉलर आना शुरू होगा। ठीक है, इस वक्त आप इंटरनेशनली आप मार्केट में किसी के साथ compete करने के काबिल ही नहीं है। इंडिया जिसमें मतलब ये कि बिजली का यूनिट 6-7 रुपए का है या 8 रुपए का है, आप 56 रुपए के यूनिट के साथ आप उसके साथ कैसे compete करोगे? और अभी आप और बढ़ाने जा रहे हो। जब आप 90 रुपए के यूनिट पे चले जाओगे तो मुझे ये बता दें, बड़ी सादी सी बात है कि अब चाइना या इंडिया या बांग्लादेश के साथ आप कैसे compete करोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है ना, जब पॉसिबल नहीं है तो उससे आपकी बेहतरी नहीं होगी। ये तो जुल्म उन लोगों ने किया जिन लोगों ने यहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, और उसमें ठीक है उनका भी भला था, कुछ और लोगों का भी भला था, बस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, तो वो तो हो गई अलग बात। अब जो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना भाई, ये ऐसा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट जिसको मैं कहता हूँ, वो मतलब ये कि वो खुद फंसी हुई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। अब मैं एक बात जो है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि खान साहब को सुना गया है कि कल या परसों उनको एक नई ऑफर दी गई, और वो ऑफर ये दी गई कि आप सिर्फ 9 मई का वाकया जो है ना, आप उस पर माफी मांग लें तो हम आपके ऊपर काफी सारे केसेस वगैरह हम रिलैक्स कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो आगे से खान साहब का जवाब पता क्या था?
उन्होंने कहा ठीक है, आप जो रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ था आप उसकी माफी मांग ले, मैं इसकी माफी मांग लेता हूँ। लेकिन शिव भाई, ये जो बात करें, ठीक है, ये आपकी एक इनसाइड स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये इसमें मैं डिनाई भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये सूरत ऐसी हंगप रहती है तो क्या इलेक्शंस ऐसे माहौल में हो सकेंगे? क्योंकि देखिए, टेक्निकल इलेक्शंस किस में होता है, 2 या 3, 2 से ज्यादा फरीकों में होता है ना। नून लीग इस वक्त ये कह रही है कि ऑलरेडी वो अपने आप को दीवार से लगा महसूस करती है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है, कराची है तो एमक्यूएम और जमात इस्लामी भी मौजूदा इलेक्शन कमीशन से ज्यादा मुतमईन नहीं है। तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे और कौन से इलेक्शन होंगे? अरबों रुपया खर्च होना है इस पर कौम का। भाई मैंने तो आपकी बात करने से पहले ही कह दिया था कि क्यों खुशी से मरना चाहते, अगर एतबार होता। अब बात को समझे ही नहीं है सर। मतलब आप कह रहे इलेक्शंस नहीं होंगे ना, आप तो ये कह रहे हैं ना सर? मुझे तो डाउट है, मुझे तो बहुत बड़ा डाउट है। ये भी एक कौम को एक नई ट्रक की। अच्छा शिव, मुझे क्लियर बता दें, अगर इस वक्त खान साहब, मैं एक सिनेरियो बिल्ड कर लेता हूं, मियां साहब पाकिस्तान नहीं आते, खान साहब जेल में रहता है और इलेक्शन हो जाता है, इस इलेक्शन को क्या एक्सेप्ट किया जाएगा? ये भी उसी तरह का इलेक्शन होगा जैसे होते हैं, आपको याद है ना सर? मैं अकरम साहब, सर ये आपने बड़ी बात कर दी, मुझे अकरम साहब से इसके ऊपर जवाब देना। अकरम साहब, सेम सवाल, अगर खान साहब जेल में हैं और मियां साहब वतन वापसी नहीं हो पाती, और चले ऐड कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की भी जो क़यादत है वो शायद दुबई और या किसी और मुल्क में मौजूद हो, तो क्या ऐसे में इलेक्शंस को एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए, जब आपकी जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो ताकत अपने हाथ में रखना चाहती हैं, वो इतने सारे लोगों को राजी रखने की कोशिश करेंगे जिनका आपस में बैर है, तो वो सबको राजी नहीं रख सकेंगी। आप चाहते हैं कि गलती तो जमहूरी कुव्वतों की भी है ना अकरम साहब, ये तो गलती जमहूरी कुव्वतों की भी है। जी, मैं उस जमहूरी कुव्वतों की गलती मैं अपनी जगह उसको अलग से आपके सामने रखता हूं। कहना ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि सिंध में आप कहें जी पीपल्स पार्टी के ऊपर हमारा हाथ है, लेकिन हम एमक्यूएम भी हमारे साथ है और अब जेयूआई भी जो है उनके साथ इत्तेहादी बना के आप पीपल्स पार्टी को भी खुश रखें और उनको भी खुश रखें, तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के हालात का, जब पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान के लोग डूब चुके हैं, लोग फाकों में हैं, बिलबिला रहे हैं, उसका हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में है। वो इलेक्शन जिसमें आपका कोई फेवरेट ना हो। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के अवाम को वापस उनके पेट में खाना रखना है, उनकी जिंदगियों को कुछ आसूदा बनाना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप मुकम्मल तौर पर गैर जानबदाराना। और आखिरी सवाल, मुझे इसका जवाब दे दें, मैं इसके बाद शोभे से इसका जवाब दूंगा। शोभे, मैं आपकी तरफ आता हूं। अकरम साहब ये बता दें कि अगर ये इलेक्शंस की बात जो हम कर रहे हैं, चले इलेक्शन हो जाते हैं, नहीं होते, नताइज जो भी आते हैं, आपको लग रहा है कि कोई क्लियर मैंडेट होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो अभी जिस सिचुएशन में हम हैं उसमें तो जब आपके इतने ज्यादा फेवरेट हैं तो आप पाकिस्तान को सियासी तौर पर जितना मर्जी डिवाइड कर लें, ये हिस्सा उसको दे दें, तो ये तो आजादाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन ना हुआ, यानी कि इसमें आपके मसाइल का हल ना हुआ। पाकिस्तान के मसाइल का हल, जैसे अभी आप शुएब साहब से बात कर रहे थे, पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि आप अशराफिया को दी गई $17 बिलियन की सब्सिडी वापस लेकर पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड दें, मुसावात दें। वो पैसा अगर आप आज भी IMF की जो MD हैं उनकी अगर आपने खबर देखी हो, जो उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म से वाशिंगटन में न्यूयॉर्क में जो मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने एक ही बात कही है, हम जितनी मर्जी गालियां दें IMF को, ये याद रखें कि वो IMF वो बात करता है जो पाकिस्तान के अवाम की फेवर में है। वो बारहा कह रहे हैं कि अशराफिया को दी गई जो $17 अरब से जायद की जो प्रिविलेजेस हैं वो खत्म करें, अमीरों को टैक्स करें और जागीरदारों को टैक्स करें। ये जो आपके प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं इनको टैक्स करें और इनसे लूट मार बंद करें, और ये पैसा जो है आप अपने गरीब आवाम को दें, उनको सस्ता पेट्रोल दें, उनको सस्ता खाना दें। किसी सियासी जमात के, किसी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे में ये बातें नहीं है, ना PDM की गवर्नमेंट के एजेंडे पर हैं, ना आज की जो निगरान हुकूमत के एजेंडे पर हैं, IMF के एजेंडे पर हैं। वो आपके लोगों की इस हवाले से जो अशक्सोई कर रहे हैं उसको सुनने की जरूरत है। पाकिस्तान को बचाना है तो आपने लोगों को इस दलदल से निकालना है, इस भूख नंग और इस अफरा तफरी और बेयकीनी से निकालना है, वगरना कोई इलेक्शन जो है
तो आप यहाँ पर फरिश्तों की भी हुकूमत आ जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक आप एक क्विक कमेंट कर दें, अगर मियां साहब वतन वापस आ जाते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का एक रिवर्स रिएक्शन आ सकता है इसके ऊपर? देखिए तहरीक, मैं आपसे वही अर्ज करना चाह रहा हूं कि मियां साहब की वतन वापसी का मतलब है कि आपने पाकिस्तान में सियासी जो एक गहमा गहमी है उसका बिगल बजा दिया। बस मैं शुभ आपके प्लीज मुझे एक शॉर्ट कमेंट शुभ, अगर मियां साहब वापस आते हैं और आजादाना तौर पे जाए ना जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन जरूर जाएंगे और वो जो इनका इस्तेमाल करेंगे वो फिर दुनिया देखेगी। प्लीज फाइनल 30 सेकंड है मेरे पास। गालबन लाइन ड्रॉप हो चुकी है और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने प्रोग्राम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान होने को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।